बच्चों फटाफट से अभी बातें बंद करो। पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट लास्ट क्लास का बैकअप दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास पूरी हो नहीं पाई थी, तो इंट्रोडक्शन ही कराया था। दोबारा से एक बार इंट्रोडक्शन का बैकअप दे रहा हूँ। सब बच्चे आए थे लास्ट क्लास में? यहाँ पे आ जाओ। किस चीज का? कौन सी लैब? अच्छा, एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मतलब मेन पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। वैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट अर्न कर नहीं सकते। हॉस्पिटल है तो ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री मेडिसिन देना पड़ेगा, 10 रुपए रख सकते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कोई हॉस्पिटल में साइड में कैंटीन है, मेडिसिन तो फ्री दे रहे हैं बट कैंटीन में चाय पानी के पूरे पैसे दे रहे हैं, तो कैंटीन से प्रॉफिट आ सकता है। बट मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मेन पर्पस क्या होता है? सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है। नॉट नॉन प्रॉफिट का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं बना, सर्विस के लिए बना, ठीक है ना। तो इट्स टू प्रोवाइड द सर्विस। अब सर्विस किसको? एक तो होता है क्लोज्ड एनपीओ जो अपने खाली मेंबर्स को सर्विस देते हैं, लाइक रिलायंस क्लब, कुछ क्लब टाइप के होते हैं ना, तो क्लब में हर कोई नहीं जा सकता। स्पोर्ट्स क्लब में तो जो उसके मेंबर्स है वही जा सकते हैं, खुद ही चला रहे हैं उसको, खुद को ही सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो सर्विसेज एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्संस, मेंबर्स को, एक छोटी सोसाइटी है तो वहां पे माली है, सॉरी जो है वॉचमैन है, चौकीदार है, गेटकीपर, और बस उस सोसाइटी की साफ सफाई हो रही है। क्लोज सोसाइटी को सर्विस हो रही है, वो भी सोसाइटी का जो यूनियन होता है, ठीक है ना। बाकी मंदिर गुरुद्वारा है, अब मंदिर गुरुद्वारा भी कितना बड़ा है तो पूरे शहर को सर्विस दे रहा है, या एक छोटी सी कॉलोनी में छोटा सा गुरुद्वारा है या मंदिर है छोटा सा, वहां से उस कॉलोनी वाले लोग ही जाते हैं। तो हर तरह के एनपीओ होते हैं, जनरल पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं, क्लोज्ड एक मेंबर्स एक सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं, राइट। तो बट सर्विस देना इसका पर्पस होता है, मेन प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं होता। बेशक मंदिर में कितना भी चंदा आ जाए तो वो अगर पैसा एक्स्ट्रा होगा तो उसी अगेंस्ट पैसे को सर्विस मोटिव में लगा देते हैं। ड्राइंग्स कोई नहीं कर सकता, इसका कोई ऑनर नहीं होता, इस पे कैपिटल ऐसा कैपिटल फंड होता है, जर्नल फंड होता है कैपिटल फंड, कोई ओनरशिप नहीं है किसी की। पार्टनरशिप में ड्राइंग्स हो जाती है, प्रोप्राइटरशिप में ड्राइंग्स हो जाती है। कंपनी में क्या बताया? कंपनी में भी प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं बट उसको क्या बोलते हैं? बताया था, डिविडेंड। सुना है ना बट डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट ड्रॉ करते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, प्रॉफिट्स को ड्राइंग करना। यहाँ पर पहली बात तो प्रॉफिट्स आते हैं, जनरली लॉस में चलता है, बट अगर प्रॉफिट्स आ भी रहे तो उसको कोई ड्राइंग नहीं करते, अगेन उस प्रॉफिट्स को सर्विस मोटिव में लगा देते हैं। शिरडी साईं में कितने करोड़ों रुपए वहां पे चंदा आता है, ठीक है ना। अगेन वो उसी में, और इस्कॉन टेम्पल सुना है आपने, इस्कॉन का हरे कृष्णा, वो जितने भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो अपना अगेन नए नए टेम्पल खोलते जा रहे हैं, जितने भी पैसे उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट। वो प्रॉफिट कोई ओनर नहीं है उसका, मालिक नहीं है, सब मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस। और खर्चे मैंने बताया था, एक्सपेंसेस बड़े सिंपल से, एक तो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जो हर बिजनेस में होते हैं, चाहे एनपीओ हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे नहीं हो। नॉर्मल जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टेशनरी, वो तो होता ही है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो स्पेसिफिक एनपीओ के होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स क्लब है तो ये सारे खर्चे होंगे यहाँ से यहाँ तक। हॉस्पिटल है तो ये खर्चे होंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट कराने का खर्चा हो गया। अपकीप ऑफ लोन, क्या बताया था? अपकीप ऑफ लोन का मतलब माली का खर्चा, जो माली होते हैं वहां पे घास काटते बैठते हैं, नहीं तो घास इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पूरा का पूरा खर्चा नहीं है, वो एसेट है। जैसे आप नॉर्मल बिजनेस में एसेट क्या होते हैं? फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, है ना, ये सब एसेट्स होते हैं नॉर्मल बिजनेस। जो स्पोर्ट्स क्लब है उसके लिए बैट, बॉल, विकेट्स, यही एसेट है, ठीक है ना। बैट, बॉल, विकेट्स। टीचर के लिए ये मार्कर, ये जो है लैपटॉप, ये सब चीजें एसेट्स होती हैं टीचर के लिए, बोर्ड। तो हर बिजनेस का वो है कि उनका क्या एसेट है, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है बट उसका डेप्रिसिएशन जितना वो एक साल में खराब हो गया वो आपका एक्सपेंस है। इसको इन अदर वर्ड्स हम कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी बोल देते हैं, एक ही बात है, डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अभी आपको लग रहा हो यार 100 रुपए का तो बैट आता है, बैट 5000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है। तो अब सीए कर रहे हो तो सोच को थोड़ा बड़ी करना, ये मत करना कि 150 रुपए किल्ली आ जाती है, 100 रुपए का बैट आ जाता है, कबाड़ी की दुकान से चलेंगे नहीं आते हैं प्लास्टिक बोले वाले बच्चों वाले, ये बता। तो
काफी इसके अंदर भी अगर आप पूरी किट लेने जाओगे, 50,000 की किट आती है पूरी, सीजन सब कुछ होगा, और 5 लाख की भी किट आएगी ब्रांडेड कंपनी से किट लेने जाओगे तो और ज्यादा, जितना मर्जी पैसा दो जितना मर्जी दो, ठीक है। चलिए मेडिसिन कंज्यूम्ड, अगर आपका हॉस्पिटल है तो मेडिसिन आप फ्री में दे रहे हो, चैरिटेबल है हॉस्पिटल, फ्री में दे रहे हो, 10 रुपए ले रहे हो, वो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेडिसिन आप दे रहे हो 100-200 रुपए की। ये तो स्पोर्ट्स क्लब में भी हो सकती है नहीं ऐसा नहीं होता। फर्स्ट फर्स्ट एड कह रहे हो क्या? वो फर्स्ट एड तो हर किसी बिजनेस में होता है, उसको ऐसे इतना मेन खर्चा नहीं होता वो। फर्स्ट एड बुक से पढ़ा होता है, मेरे पास ही पढ़ा हुआ है, कभी टेंशन सिर में दर्द हो बताना दे दूंगा मैं, ठीक है। आज बताओ सर। मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है, 35,000 में इंक्लूड है, बल्कि 4 इनको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो बोलती है सर पहले सिर में दर्द हो, सर पहले पूछेगी सिर में दर्द किस वजह से है, टेंशन की वजह से है, नॉर्मल है, मतलब पूरा वो भी डॉक्टर बन गए बैठ के। पूछना पड़ता है, तो एंजाइटी है उसकी अलग मेडिसिन होती है, बिना एंजाइटी के अलग मेडिसिन होती है, अच्छी से किसके साथ कौन सी टेंशन ऐसा समझाओ। अरे पता है सर अभी मेडिसिन कंज्यूम, तो हॉस्पिटल में मेडिसिन दे रहे हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, इसका मैं एग्जांपल लेना नहीं चाहता, फिर आप बोलोगे जेल में बंद है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। मेडिसिन दे रहे हैं फ्री में, चैरिटेबल हॉस्पिटल से। कंज्यूम ले रहे हैं, कंज्यूम का में क्या लेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेडिसिन पूरी परचेज लेना, पूरे साल में मानो 10 लाख की मेडिसिन खरीदी हॉस्पिटल ने, बट जो मरीज हैं पेशेंट्स को दिए 8 लाख की, तो कंज्यूम हुआ 8 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये खर्चा हो जाएगा कंज्यूम से। डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो तो एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाएगा हॉस्पिटल, उनके वो एसेट्स है, बेड वगैरह भी एसेट्स है उनके, ठीक है ना, बट उनका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका खर्चा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। चलिए, और हॉस्पिटल डॉक्टर की सैलरी, नर्स की सैलरी, वो सब ऊपर सैलरी में कवर हो ही जाएगा। इनकम पे आ जाओ, पैसे कहाँ से आते हैं, अब यहाँ सेल ऑफ गुड्स तो होता है, जैसे खर्चों में कोई परचेज ऑफ गुड्स मैंने लिया, इसमें कोई गुड्स का ट्रेडिंग नहीं होता, एक चीज जो मेन डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बट पीनल अकाउंट का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, बोलने का फर्क है, मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो पीनल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। कोई भी एनपीओ अगर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट के लिए स्टार्ट होता है, तो ऊपर से तो स्टार्ट होता नहीं है कि अपने आप ही जब से आप पैदल चल रहा है, पता नहीं किसने स्टार्ट किया था, चल ही रहा है बस। कोई पर्सन स्टार्ट करेगा तो वो मेंबर्स पहला मेंबर होता है, ठीक है ना, प्रमोटर भी कहते हैं इसको, जिसने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, उसके बाद वो मेंबर एड अप हो जाते हैं, 2-3 ने मिलकर स्टार्ट किया था, इनिशियल स्टार्टिंग फाउंडर्स जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स करते हैं स्टार्ट, इवन हर मंदिर गुरुद्वारा भी आप देखो, मंदिर जाते हो लगता है क्या है, पंडित जी नहीं है, पंडित जी नहीं चला रहे होते उसको, उस सोसाइटी में जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो चला रहे होते हैं, पंडित जी को तो उल्टा सैलरी मिल रही होती है, पंडित जी वहाँ पे सैलरी बेस पे काम करते हैं। बहुत ही रेयर में पंडित जी होगा जो फ्री में काम सेवा दे रहा होगा, क्योंकि हर किसी को पैसे चाहिए, अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं, ठीक है ना। तो मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन मंथली भी होता है, एनुअली ईयरली भी होता है, बट सब्सक्रिप्शन वर्ड आ गया, दैट इज पीरियोडिकली आप मेंबर्स वहाँ पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए। चंदा इतना आता नहीं है, डोनेशन वगैरह इतनी ज्यादा नहीं आती है कि पूरा साल का आप खर्चा निकाल पाओ, ठीक है। तो मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, जितने मेंबर्स है उनको मंथली एनुअली कुछ कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। डोनेशन, चंदा, अब चंदा कौन देगा, कोई भी आम पब्लिक दे सकती है, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग देते हैं, लाखों करोड़ों का चंदा देते हैं, ठीक है ना। लेगेसी, जायदाद का हिस्सा, किसी के बच्चे नहीं है तो अपनी जायदाद पूरी दान दे जाते हैं मंदिर को, गुरुद्वारा को, या कोई ऑर्फनेज को, तो लेगेसी जायदाद का हिस्सा मिल सकता है। या गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी ऐसे एनजीओ की मदद करती है जो सोशल सर्विस करते हैं, जो पब्लिक सेवा करते हैं, गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है, गवर्नमेंट भी पैसा देती है, ठीक है ना। एंट्रेंस एडमिशन फीस, एक बार आप मेंबर बन गए स्टार्टिंग में तो ठीक है, जिसने स्टार्ट किया, उसके बाद नया किसी बंदे को मेंबर बनाना है तो एडमिशन फीस भी लेते हो, और सब्सक्रिप्शन तो लोगे, सब्सक्रिप्शन तो हर साल लोगे। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस स्टार्टिंग में लेते हैं, स्कूल में आप कहीं एडमिशन लेते हो तो पहले एडमिशन फीस होती है,
और फिर उसके बाद मंथली फीस होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता वो एडमिशन फीस हर साल क्यों लेती हैं, ठीक है, वो लेना नहीं चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के अलग अलग तरीके लोग खोज लेते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल है दे आर नॉट एनपीओ, दे आर प्रॉफिट मोटिव उनका पूरा। हर साल एडमिशन फीस लेने का, उसका नाम ही एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, तो हर साल लेने का मतलब क्या होगा? ठीक है, वो जबरदस्ती वाली बात है, नई क्लास का क्या होगा? स्कूल तो वही है ना। चलिए वो ले, ये ठीक है, फीस जो मंथली फीस ले रहे हैं वो ठीक है, एंट्रेंस फीस लेते हैं, उसमें क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं ज्यादा है वो पैसा ले रहे हो, वो क्या करते हैं उसको हाफ ईयर में डिवाइड कर देते हैं, हाफ ईयर लेंगे जी एंट्रेंस फीस। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, और छोटी मोटी कौन सी रिसिप्ट्स आ रही है? ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने रद्दी का न्यूज़पेपर जो है बेचा, कोई कैंटीन से प्रॉफिट आया है, जैसे मैंने कहा था साइड में कैंटीन खोला हुआ है, चाय बिस्कुट जाते हैं तो उससे पैसे बोल ले रहे हैं, वो प्रॉफिट मोटिव है। कैंटीन में चाय बिस्कुट फ्री में नहीं मिल रहा, वहां से कुछ प्रॉफिट आ रहा है। कोई ओल्ड एसेट पर पुराना फर्नीचर बेच दिया, कोई पुराना कोई आपने इंस्ट्रूमेंट बेच दिया, कोई कबाड़ी को दे दिया, कुछ भी है, तो वहां से छोटी मोटी रिसिप्ट आ जाती है। तो ये सारी सोर्स ऑफ इनकम है। सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम वो है मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन। बाकी तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, बट एक फिक्स अमाउंट जो आता है पूरे साल, दैट इज मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन। इतने पैसे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, खर्चे तो सारे के सारे खर्चे ही होते हैं, और वो इनकम एक्सपेंडिचर में टी शेप अकाउंट जैसे होता है। यहाँ सारे हम एक्सपेंस दिखाते हैं, यहाँ सारे हम रिसिप्ट दिखाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम या रिसिप्ट दिखाते हैं। मैं रिसिप्ट लिख देता हूँ, नहीं सर, कोई इनकम एंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं होता है, दोनों में होता है। इसमें तो इनकम आएगी, वो निकल कर डिफरेंस इनकम आएगा निकल के। अभी वो इतना टेक्निकल बन जाओ कि आउट से एक्रूअल बेस्ड कांसेप्ट है, वो धीरे धीरे ऐड कर दूंगा मैं, तभी जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ थ्योरी का, ठीक है ना। एक्सपेंसेस, रिसिप्ट या रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू दिखा देंगे यहाँ पे। ये तो अभी मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, और बैलेंस शीट में इधर क्या होगा, एसेट्स, इधर आप दिखाओगे कैपिटल, और कैपिटल को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बोलेंगे। और आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स भी यहाँ पे दिखाएंगे हम, कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी होंगी वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। और बाकी और अदर लायबिलिटीज जो होती हैं वो भी दिखाएंगे, अदर लायबिलिटीज। तो रिसिप्ट्स के दो पार्ट हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे दिखाएंगे, सर सरप्लस भी है, मैं फॉर्मेट नहीं करा रहा हूँ, मैं थ्योरी करा रहा हूँ, इतना डीप में बन जाओ, फॉर्मेट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे आएगा, एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स यहाँ पे आएगा। एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, ध्यान दो, हाँ रिसिप्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट जिन बच्चों को बैकअप भी दे दिया मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सिंपल खर्चे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे आएंगे। या ध्यान दो, बोर्ड पे आपके नोट्स कहाँ गए, तो मोबाइल को बंद कर दो, पीछे रख दो साइलेंट करके, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, सरप्लस। लॉस आएगा तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे। दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है 20 लाख, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 15 लाख, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, सरप्लस, 5 लाख। अगर ज्यादा हो गए, खर्चे ज्यादा हो गए, रिसिप्ट्स कम हो गई, तो क्या बोलेंगे, डेफिसिट। प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेन पर्पस प्रॉफिट करना नहीं है। सरप्लस मतलब इतना फालतू पैसा हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया, डेफिसिट मतलब इतना कम रह गया, तो सरप्लस एंड डेफिसिट, राइट। अभी इस पे ध्यान दो, एक्सपेंडिचर जो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, रेवेन्यू वाले, कैपिटल वाले, रेवेन्यू वाले। ये सारे के सारे खर्चे इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे के सारे। एक भी चीज मैंने यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, और वो कहाँ पे आएंगे,
फिक्स एसेट्स। कौन कौन से इसमें से ढूंढो, देखो ये छोटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट में आएगा, बट उसका जो डेप्रिसिएशन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स एसेट है, फिक्स एसेट। दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज्यादा चलता है, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स, पढ़ाया था ना। तो एसेट्स फिक्स एसेट्स आपके होते वो आपके यहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहाँ पे आएंगे। अब रिसिप्ट्स की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम जिसको हम रिसिप्ट्स कह सकते हैं। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ये लास्ट टॉपिक था हमने जो पढ़ा था इसका पेपर, मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू या कैपिटल। जनरली साइलेंट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ही होता है, पीरियडिकली आता है, मंथली या ईयरली रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट अगर लाइफ साफ लिखा हुआ है लाइफ टाइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वन टाइम अगर आया तो कैपिटल रिसिप्ट है, तब इसको बैलेंस शीट में यहाँ दिखाएंगे। इधर कैपिटल रिसिप्ट सारी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अंडर द कैपिटल के नीचे लायबिलिटीज थोड़ा ऊपर, लाइक रिजर्व्स होते हैं आपके, जैसे रिजर्व्स हम कैपिटल के नीचे दिखाते हैं, जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूँ, और लायबिलिटीज के ऊपर दिखाते हैं, फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो वन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आ रहा है एलपीओ के पास, कोई कई मेंबर होते हैं इनके पास, जो मैंने बताया था पैसे बहुत है, टाइम नहीं है हर महीने पैसे देने का, इकट्ठे लेबर ये भी तो बता दो कितने पैसे देने, हर महीने दे सकते हैं। तो इकट्ठे आपने इनसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए ले लिए, और पूरी लाइफ के लिए जब तक वो हैं पूरी लाइफ के लिए आपने मेंबर बना लिया, तो इतना सारा एक बार पैसा आ गया, खर्चे धीरे धीरे होते हैं एक्सपेंसेस, तो मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू को करने के लिए उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट लेके चलेंगे, उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एंड नॉर्मल है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम मिलेगी, मेंबर सब्सक्रिप्शन। डोनेशन, लेगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। डोनेशन पता है ना, डोनेशन चंदा दे दिया, लेगेसी जायदाद का हिस्सा मिल गया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, मीनिंग अलग अलग है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है इसका, कोई डोनेशन आ रही है कहीं भी यूज करो, अच्छा काम कर रहे हो चंदा ले लो, गवर्नमेंट भी आप बढ़िया काम कर रहे हो कुछ ग्रांट ले लो, लेगेसीज किसी ने अपनी जायदाद का हिस्सा को दे दिया, कोई पर्पस नहीं है, तो इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस है, किसी ने आपको बिल लिखी है, इस पैसे से मंदिर में कमरा बनाना है, उस कमरे में मेरा नाम भी लिखना है, तो आपने कमरा ही बनाना पड़ेगा, उस कमरे में नाम भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो केस हो सकता है आपके ऊपर। तो अगर ऐसी लायबिलिटी साथ में आ गई, जब तक वो कमरा नहीं बनता, वो पैसे जो है आपकी लायबिलिटी में हम दिखाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, जब तक बनता नहीं है। बाद में बन जाएगा तो उसको हम खत्म कर देते हैं, खत्म कैसे करेंगे बाद का टॉपिक है, बट अभी मैं इनिशियली स्टार्ट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जब तक वो कमरा नहीं बनता, वो पैसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानकर इनकम नहीं मान सकते, बैलेंस शीट दिखाएंगे। ऐसे ही इंडिया की गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को पैसे दिए वर्ल्ड कप कराने के लिए, पहले एडवांस में दे दी, वर्ल्ड कप की तैयारी तो पहले से स्टार्ट होगी ना, तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए बीसीसीआई को वर्ल्ड कप के लिए, तो बीसीसीआई को पैसे बैलेंस शीट में करके समाज को लायबिलिटी में दिखाएगा कैपिटल रिसिप्ट, जब तक वो वर्ल्ड कप होता नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रही है, तो मेडिसिन जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, टूर्नामेंट के लिए कराने के लिए पैसा आ रहा है, जब तक वो टूर्नामेंट नहीं हो पाएगा वो पैसा बैलेंस शीट में लिखाओगे। तो स्पेसिफिक पर्पस है, इन तीनों का काउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। एंट्रेंस एडमिशन फीस के बारे में क्या बताया था? फर्स्ट तो क्वेश्चन बता देगा इसमें, अमाउंट तो बाद में देखेंगे, तो फर्स्ट तो क्वेश्चन बता देगा कि एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानो तो पूरा का पूरा मान लेंगे कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू मानो तो पूरा का पूरा मान लेंगे रेवेन्यू, 50-50 भी कह सकता है, आधा कैपिटल मान लो आधा रेवेन्यू मान लो। क्वेश्चन साइलेंट है तब आपको क्या देखना है? अमाउंट। अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, बड़ा है तो कैपिटल रिसिप्ट। छोटा बड़ा भी बाकी फिगर्स से मैच करके देखना है, कोई फिक्स नहीं कह सकते कि 5 लाख से ऊपर बड़ा, बाकी फिगर्स अगर लाखों में है तो 10-20 हजार बड़ा है, बाकी फिगर करोड़ों में है तो 10-20 हजार छोटा है ना। तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी आपको, बाकी फिगर्स कैसी है, राइट। चलो ये छोटी मोटी ये सारी की सारी रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, और ये सेल ऑफ ओल्ड एसेट में मान के चल रहा हूं बुक वैल्यू इसमें जीरो हो गई, काफी सारे एसेट्स होते हैं डेप्रिसिएशन करते करते, फर्नीचर आपने ले लिया, वो 10 साल तक आप डेप्रिशिएट करा एसएलएफ बेसिस पे खत्म हो जाएगा। अगर आप 10% एसएलएफ बेस पर डेप्रिशिएट करोगे 10% × 10 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो बुक वैल्यू तो खत्म हो जाती है एसेट्स की बैलेंस शीट से, बट स्टिल वो काम में आ रहा है, आपने उसको बेच दिया तो सारा का सारा जो सेल है वो सारा का सारा प्रॉफिट ही हो गया, ठीक है। बट हाँ अगर कोई बुक वैल्यू पड़ी हुई है फर्नीचर की, मान लो 1000 रुपए बुक वैल्यू है, 1500 बिक गया तो 500 रुपए का जो प्रॉफिट है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट,
वो प्रॉफिट यहाँ पे आपका आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो बैकअप आपको मैंने दे दिया। अब प्रैक्टिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये जितना भी बोर्ड पे मैंने लिखा आपके नोट्स में फर्स्ट पेज पे ये सब कुछ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान से आइए। 12th की तरह नहीं करना, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराऊंगा आपको। 12th में हम क्या करते हैं, पहले 10 15 20 क्वेश्चन करते हैं खाली रिसिप्ट पेमेंट के, फिर 10 15 20 क्वेश्चन करते हैं खाली इनकम एक्सपेंडिचर के, फिर बैलेंस शीट के, फिर तो मिलाते हैं सबको। ऐसा काम नहीं करना, तीनों इकट्ठे करेंगे। डबल एंट्री बेस कराऊंगा मैं, एक एंट्री यहाँ एक एंट्री यहाँ, जैसे मैंने फाइनल अकाउंट कराया था आपको, एक एंट्री यहाँ एक एंट्री यहाँ, डबल एंट्री एडजस्टमेंट जैसे करते हैं डबल एंट्री प्रॉपर करेंगे, तीनों इकट्ठे करेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे बड़े क्वेश्चन निकालने, बट करना तीनों इकट्ठे। 12 को भूलना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा 12 और मैं मान के भी नहीं चल रहा आपने 12 पढ़ा होगा, बिल्कुल इंट्रोडक्शन भी कराया था, उसका बैकअप भी दे दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। तो केएफएक्स हो गया स्पोर्ट्स क्लब है, यानी यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलेगा, लॉन मिलेगा, टूर्नामेंट मिलेगा, बट ये मेडिसिन नहीं मिलेंगी। लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जनरल इन्वेस्टमेंट है, कैश बैंक लोन वगैरह है। अदर इंफॉर्मेशन, depreciate sports equipment by 20%, subscription received 45,000, salary and telephone, interest received हुआ, interest पे किया। सिंपल से 5 पॉइंट है। Prepare the receipt payment, income expenditure and the balance sheet। इसके आंसर भी दे रखे हैं। अगर मैं आपको क्लास वर्क दूं और रफली करना हो 10 मिनट में आप आंसर निकाल लोगे। मुझे पता है इतने स्मार्ट तो आप बन चुके अभी तक अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते, है ना। वो सिंपल सा क्वेश्चन है छोटा सा, बट अभी इसका मेन पर्पस आंसर निकालना नहीं है, फॉर्मेट सीखना है ना, टेस्ट में नंबर ना कटे। तो मेरे साथ साथ नोट कर रहा है, समझाने वाला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझाना था, समझा चुका हूं ऑलरेडी। फॉर्मेट नोट करो, साथ साथ नोट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर नोट करना है सब बच्चों ने इसको। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट पेज पे देखो पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों। स्टेप्स क्या लिखे हैं फर्स्ट पेज पे बताओ। 5 स्टेप्स में क्वेश्चन करेंगे हम सारे के सारे। पहला स्टेप क्या है, ये देखो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है स्टेप्स। पहला स्टेप है फॉर्मेट्स बनाने। दूसरा स्टेप क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तीसरा स्टेप क्या है, डबल एंट्री पूरी करनी है, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की डबल एंट्री पूरी करनी है आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट की डबल एंट्री पूरी करनी है। फोर्थ स्टेप क्या है, क्लोजिंग बैलेंस की एंड ट्रांजैक्शंस की, जो ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं उसकी डबल एंट्री करनी है। डबल एंट्री ऑफ क्लोजिंग बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस। और लास्ट स्टेप क्या है, बंद कर देना है, क्लोज द अकाउंट्स। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक कर लो एक मिनट। स्टेप 1, प्रिपेयर द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड वर्किंग नोट्स, फॉर्मेट्स बनाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड फाइंड द ओपनिंग कैपिटल फंड, लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप क्या है, कंप्लीट द डबल एंट्री ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट की डबल एंट्री पूरी करेंगे। फोर्थ स्टेप इज डबल एंट्री फॉर ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स। एंड पांचवा स्टेप अकाउंट्स बंद कर देने, फाइंड द प्रॉफिट। ये 5 स्टेप करोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो मैं पहला स्टेप कर रहा हूं, फॉर्मेट्स बनाओ, खाली खाली फॉर्मेट्स बना लो। इन द बुक्स ऑफ, लिखो इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले आप रिसीप्ट पेमेंट लिख दो,
receipts, payment account, for the year ended 31st March 12, rupees in thousands, रुपीज इन थाउजेंड्स करना, यहाँ लिखेंगे पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, टू बैलेंस बीडी। कैश और बैंक इकट्ठा दे रखा है तो इकट्ठा दे देंगे कैश एंड बैंक, नहीं तो सेपरेट सेपरेट करके इनर कॉलम में टोटल कर लेंगे, सेपरेट दे रखा तो इनर कॉलम में टोटल हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी, कैश एंड बैंक, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये तो पक्का होता ही हो, जो चीज होती होती है पहले लिख सकते हो आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ended 31st March 12, rupees in thousands, expenditure, इनकम, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आपको यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर लिखना है, पर्टिकुलर्स भी चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन अर्न्ड, टू बाय लगाना ऑप्शनल है, बट एक बार आपने लगा दिया तो सब में लगाना है, मतलब ये नहीं कि यहाँ लगा दिया बाय नहीं लगाया, लगाना है तो सब में लगा देना टू बाय, ठीक है। सर इसमें कितनी जगह छोड़ है डिजिटल पेमेंट? अब मैं ऐसे कैसे बताऊं, मैंने बोर्ड पे जो लेसन पढ़ी हुई है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही है, इसमें थोड़ी बहुत जगह पे काम दे जाएगी। ये डाला है कि सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इंटरेस्ट, चार चार पांच एंट्री आएगी बस। सरप्लस भी आएगा, बैलेंस शीट,
कैपिटल फंड प्लस हो जाएगा इसमें सरप्लस, कैश एंड बैंक, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख देना, कैश एंड बैंक। वर्किंग नोट भी बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 11। अभी मैं सभी कॉपी चेक करने आने वाला हूँ। सर उस बॉक्स में इरेजर है। ठीक है। सर मिल गया है। किसको चाहिए? सूर्य चाहिए? इरेजर चाहिए? पेन रफ हो जाते हैं इरेजर से? कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा। नंदनी हो गया पूरा? जल्दी करिए। कैमरा किसका अच्छा है आप में से? नहीं, इसको तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। नहीं इसके पास मेरा है। ये ग्रुप में डाल देना ये पिक्चर इसकी पूरी। तेरे पास सोल्व कर देना, फिर सोल्व करना। नहीं, फॉर्मेट हर क्वेश्चन में इतना तो मिनिमम करना है, फॉर्मेट डाल दो। सर आप लिख दो तो सर रिटन बाय मैं खुद ही कर दूंगा। हैं? रिटर्न में नाम होता है कि खुद ही खड़ा लेता बंदा है। तो सर क्या सर सर अपडेट ला रहे हैं करो। पासपोर्ट साइज फोटो बन जाएगी। अच्छा, आप बच्चों का टेस्ट में मैंने देखा है खुले छोड़ देते हो अकाउंट्स। टेस्ट में ये पूरा बंद किया करो, लाइनें खुली होती हैं आपकी ऊपर, ये वाली डबल लाइन नहीं होती है, सिंगल ऐसे लिखते तो ऐसा डायरेक्टली एक आध लाइन खींचते हो, बस सिंगल वाली ऐसे वाली नहीं खींचते। ऐसा भी होता है ऐसे नहीं, फॉर्मेट तो पूरा होता है ना, या तो कोई लाइन में डालो। सर खींची हो सर फिर तो 5 मिनट चलो एक्स्ट्रा एक बात चाहिए। बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका कितने नंबर नीचे वाला खाली के नंबर नहीं है, खाली के नंबर नहीं है। सर नीचे चलो वाली तो बंद फिर नहीं लाइन है। लिखी है। नीचे सर वाली उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा। और क्या टैली वाली का नीचे वाली बंद नहीं होता। पूरा, या तो पूरी प्रॉपर डब्बा बंद करो, या फिर आप कोई लाइन में डालो, बस सिर्फ फॉर्मेट बना दो, बिना लाइन के चलेगा। पूरी बात नहीं बताता, ये बात नीचे बना। नीचे से खुले खुले पड़े होते हैं। और सुनो, कई बच्चे, आधे बच्चे बंद नहीं करते, आधे बच्चे बंद करते हैं तो भी उनकी वो टांगें निकल रही होती हैं बाहर।
बंद। इतना फालतू बना देते हैं तो कितना खराब लगता है वो। फॉर्मेट मत खराब करना। अभी अभी हमारे कितने स्टेप हो गए बच्चों? पहला फर्स्ट स्टेप फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड वर्किंग नोट, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट। यहाँ पे क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट या वर्किंग नोट है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना क्यों जरूरी है? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों जरूरी है? ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है ये। फाइनल अकाउंट्स जैसे ही लगेगा आपको, जो हमने पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स, बट उसमें ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग कैपिटल होती थी तो फटाफट से हमारा बन जाता था, बस हम ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बैलेंस शीट फटाफट से बन जाती थी। ट्रेडिंग तो यहाँ बनेगा नहीं तो वहां टाइम सेव हो रहा है आपका, बट आपको ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, इसी वजह से आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए जो वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगी, ओपनिंग वाली कैपिटल, उसमें प्रॉफिट प्लस करते हैं ओपनिंग कैपिटल के अंदर, ठीक है। दूसरा ट्रायल बैलेंस होता था तो क्लोजिंग का कैश बैलेंस भी गिवन होता था ट्रायल बैलेंस में 31 मार्च का। फाइनल अकाउंट से कंपेयर करा रहा हूं मैं। फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में कैपिटल, फर्नीचर, मशीन, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह तो कर लेंगे, बट बैलेंस सारे क्लोजिंग के होते थे। मशीन है या फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन तो बात हो ही जाएगा, लग ही जाएगा, एज एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट बैलेंसेस सारी क्लोजिंग के होते थे। मशीन अगर आपने कोई ड्यूरिंग द खरीदी भी है ना तो 31 मार्च वाले ट्रायल बैलेंस में परचेज उसमें ऐड होती थी मशीन की। सारे बैलेंस, कैश का, सेल का, परचेज का, एसेट, लायबिलिटी, सब क्लोजिंग बैलेंस होते थे। ट्रायल बैलेंस नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस सारे गिवन में नहीं है। कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क, तो इसके लिए क्या बना रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये जो कैश एंड बैंक है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आएगा। तो कुछ थोड़ी चीज एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं टू फाइंड द बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस के लिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, कैश के लिए, कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, बाकी सब वैसे ही। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है पढ़ो? ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा करके ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है, सिंपल है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट किसी को सारे आइटम दे रखे हैं, जनरली दिया होता है, जनरली ओपनिंग के सारे आइटम दिए होते हैं, फटाफट से कर देते हैं इसको पूरा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जनरल इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जनरल इन्वेस्टमेंट 50, 80, 20, कितना हो गया? 150, ये आपका आंसर आ गया। बैंक लोन भी है। हाँ डाल दो, बैंक लोन 50, 1 लाख रुपए आंसर आ गया। सेकंड स्टेप पूरा हो गया। तो मैंने ये खाली छोड़ दिया था कि ये चीज हर क्वेश्चन में बदलेगी, कभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा, कभी मेडिकल इक्विपमेंट्स आएगा, कभी कुछ आएगा। तो जो कॉमन चीज थी पहले मैंने फॉर्मेट में सिर्फ वही डाली। कॉमन चीज क्या जो हर क्वेश्चन में होती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, सब्सक्रिप्शन, कैश एंड बैंक, ये चीज तो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो ये मैंने फॉर्मेट के अंदर ही डाल दिया, ठीक है ना? फॉर्मेट आगे पीछे नहीं हो सकते। आगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई उसके बाद नहीं, वर्किंग नोट्स, ये वाले वर्किंग नोट जो है वो आप या तो लास्ट में बना, मतलब बनाओ या शुरू में बना सकते हैं। शुरू में बना देते हैं क्योंकि सबसे शुरू में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में नहीं बन सकते। हाँ, शुरू में बना दो, कोई इशू नहीं है। वर्किंग नोट ये शुरू में बना दो। कितनी बारी का है? ये भी नंबर वाली ना कुछ आगे। इसका एक सिंपल जनरल फॉर्मेट क्या होता है? फिक्स एसेट्स ऊपर, करंट एसेट्स नीचे, इनकम इन्वेस्टमेंट बीच में। ध्यान से सुनना, बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये मैंने फाइनल अकाउंट से बताया था। सबसे पहले ऊपर होते हैं फिक्स एसेट्स, बीच में होता है इन्वेस्टमेंट्स और नीचे होते हैं करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर कैपिटल, बीच में होते हैं रिजर्व्स और नीचे लॉन्ग, 4 पार्ट हो गए, कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में 4 चीजें होती हैं, कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लाइक बैंक लोन वगैरह, एंड देन करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह। इधर 3 पार्ट हो गए, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्पेस थोड़ा अगर छोड़े तो मैंने कैश में यहाँ लिखा था कि ऊपर फिक्स एसेट्स से इन्वेस्टमेंट्स आ पाए। इनकम एक्सपेंडिचर कोई बैठ नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर में एक चीज पक्का होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन ऊपर होना चाहिए, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ऊपर ही चलेगा। सरप्लस चलिए बात करते हैं। और सेकंड स्टेप हो गया आपका कैपिटल फंड, बड़ा सबसे जल्दी सेकंड स्टेप हो गया हमारा, ओपनिंग कैपिटल आंसर आ गया। थर्ड स्टेप क्या है? देखो
एंट्री। ये मैं बहुत स्लो कराता हूँ क्वेश्चन है, 10 मिनट का रफली करोगे तो, और 1 घंटा लगाता, 45 मिनट्स, काफी टाइम लगता है इस पे। बहुत स्लो करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप आगे चल के दिक्कत ना फेस करो। तो जाके ये नहीं कि पूरी क्लास का खराब कर दो, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, पहले रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे, जब तक कैश नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कैश का आंसर पहले आना चाहिए हमारा, क्लोजिंग कैश का, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे। जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा बैलेंस शीट को छुएंगे मेरी, वो बिल्कुल बदलना पड़ेगा आपको अपना, डबल एंट्री बेस करना है, स्टेप वाइज करना है, सारा चीज इकट्ठी बनेगी, ठीक है। चलो आगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की डबल एंट्री करनी है, दिस इज योर थर्ड स्टेप, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट की डबल एंट्री करनी है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहां पर आएगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां पर अंदर वाले कॉलम में आएगा। अंदर वाले कॉलम में क्यों आएगा? परचेज ऐड होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, है ना, डेप्रिसिएशन भी तो है, तो इसलिए अंदर वाले कॉलम में आएगा। जनरल इन्वेस्टमेंट को आप बाहर लिख सकते हो, इसको बाहर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कोई सेल परचेज नहीं है। ओपनिंग भी 80 की है, क्लोजिंग भी 80 की है, कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। कुछ चेंज होते मैं अंदर लिखता, ठीक है। कैश एंड बैंक कहां पर आएगा? ये कैश एंड बैंक ओपनिंग यहाँ पे 20 यहाँ पे जाएगा, ये इस बैलेंस शीट में थोड़ी जाएगा, ये तो क्लोजिंग आएगा, यहाँ पे सीडी वाला आएगा, ठीक है। ओपनिंग वाला रिसीव पेमेंट में ओपनिंग में जाएगा। और अगर सेपरेट सेपरेट दिया हो तो यहाँ दो पार्ट, कैश अंदर, बैंक अंदर, टोटल बाहर, कैसे करेंगे? बैंक लोन कहाँ पे आएगा? अंदर या बाहर? बताइए। बैंक लोन अंदर लिखे बाहर लिखे? एक ही बात है सर। बैठ के मूंगफली खा रहे हो क्या? नहीं, इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है। बैंक लोन में कोई चेंजेस नहीं है। देखो, बैंक लोन 50 का 50 ही है, ठीक है। कोई चेंज होता, रीपेमेंट होती, कम ज्यादा होता, अभी आप सीधा इसको बाहर लिख दो, कोई चेंजेस नहीं है। इंटरेस्ट तो अलग पार्ट है, वो तो हो जाएगा। कैपिटल फंड कहां पर आएगा? अंदर बाहर? अंदर आएगा। अंदर क्यों आएगा? सरप्लस वगैरह चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये एक भी आइटम छोड़ना नहीं है। लास्ट में जाके बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, जब बैलेंस शीट नहीं टैली होती, इस चैप्टर में तो किसी की भी नहीं होती, ये चैप्टर ही ऐसा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली नहीं होती, ठीक है ना। बाकी स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाते हैं, जितने मिल जाते हैं अच्छी बात है। तो उसका तरीका ये है जो मैं करा रहा हूँ, स्टेप वाइज करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली करेगी, हर एक क्वेश्चन की। तो ये तो आपका थर्ड स्टेप था। एक भी आइटम छोड़ना नहीं है इसमें से। स्पोर्ट्स चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, देखना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अंदर किया तो डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अगर लैंड होता, लैंड में बाहर लिख देता, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि सेल परचेज कुछ नहीं है। कैश में ओपनिंग यहाँ पे आएगा, कैपिटल फंड अंदर आएगा, सब प्लस करना है। और बैंक लोन बाहर लिख दिया क्योंकि कोई रीपेमेंट वगैरह कुछ नहीं है, जितना फर्स्ट ऑफ क्रेडिट को बैंक का उतना ही 31/5 पर हो गया। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है ये देखो, स्टेप नंबर 4 क्या है? पास डबल एंट्री फॉर ऑल द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ट्रांजैक्शन। तो ये एडजस्टमेंट्स है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट याद करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, सबकी डबल एंट्री करेगी। एक यहाँ एक यहाँ, आप सबकी डबल एंट्री करनी है। हर चीज दो जगह पे है। क्लोजिंग बैलेंस 80, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का। क्लोजिंग बैलेंस देखो 80 इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी, डबल एंट्री में छोड़ा एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर क्लोजिंग 90 दिया होता, अगर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 80 की जगह 90 दिया होता तो 10 का परचेज किया, 10 की परचेज की डबल एंट्री क्या होती है? एक तो कैश में आता, पेमेंट में बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट परचेज की, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, कैश या बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो एक तो इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में प्लस करता है 80 + 10, और दूसरी एंट्री रिसीव पेमेंट बाय इन्वेस्टमेंट। अगर 90 दिया होता, और अगर 70 दिया होता, सेल हो गया होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? कैश टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो एक तो रिसिप्ट में आता टू इन्वेस्टमेंट, और एक 10 यहां से मैं माइनस कर देता हूं अंदर वाले कॉलम में। समझ में आ रहा है? डबल एंट्री। अभी तो इक्वल दे रखा है तो कोई एंट्री नहीं है उसकी। बैंक लोन भी इक्वल दे रखा है, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। बट अगर अलग दिया होता, 50 की जगह 60 का बैंक लोन दिया होता, उसका मतलब क्या है? 10 का लोन और ले लिया। लोन लेने की एंट्री क्या होती है?
बैंक टू बैंक लोन, बैंक लोन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो एक तो रिसीव पेमेंट में डेबिट में आता है टू बैंक लोन, और एक बैंक लोन में मैं अंदर वाले कॉलम में प्लस कर देता हूं 50 + 10 60। समझ में आया? डबल एंट्री बैंक टू बैंक लोन, एक तो बैंक में आ जाएगा, रिसीव पेमेंट इज योर बैंक अकाउंट, कैश बैंक का ही नाम यहाँ पे क्या है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट डबल एंट्री आपको है, देखो एक एंट्री है फर्नीचर टू कैश, पोस्टिंग तो 11th क्लास में सिखाते हैं ना। अब ये एंट्री है मान लो फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर के डेबिट में आएगा और कैश के क्रेडिट में आएगा, सिंपल। तो दोनों डबल एंट्री ऐसी करनी है आपको। बैंक टू बैंक लोन, ये एंट्री आपकी बैंक टू बैंक लोन 10 का है, तो बैंक अकाउंट जो डेबिट है वो यहाँ पे आएगा डेबिट में, और जो बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है वो बैंक लोन में प्लस हो जाएगा। ठीक है, हर चीज का अकाउंट नहीं बनाते नहीं तो टाइम बहुत खराब होता है। बनाने को तो बैंक लोन का भी अकाउंट बना सकते हैं, और बाय ब्रैकेट में बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना सकते हैं, स्पोर्ट्स, हर चीज का अकाउंट तो बना ही सकते हैं, बट टाइम ज्यादा खराब होता है, इसलिए हम प्लस माइनस करके काम चला लेते हैं। ठीक है, अगर बैंक लोन 40 दिया होता तो क्या करते? क्लोजिंग पेमेंट, रीपेमेंट हो गई। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन की एंट्री क्या होती है? बैंक लोन टू बैंक, बैंक लोन डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक है तो यहाँ पे आएगा पेमेंट में, और बैंक लोन में ब्रैकेट से माइनस हो जाएगा। इजी? ठीक है सर। तो अभी बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री बताओ, पहले एंट्री बताओ कहाँ आएगा, वो तो बात की बात है, एंट्री का वो डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब कहाँ पर आएगा उसी एंट्री से सोचो। डेप्रिसिएशन तो डेबिट वाला पार्ट है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, और जो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 20%, 10 बाहर 40 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक जगह दिखा दी काफी है, दोनों जगह दिखा दी, वहीं दिखा दिया मैंने पहले। साथ साथ चलना है, पीछे नहीं रहना है किसी को, आगे भी नहीं चलना, मेरे साथ साथ रखना, समझने में साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव की एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री, सब्सक्रिप्शन मिला मेंबर्स से, कैश या बैंक टू सब्सक्रिप्शन, सिंपल। जैसे इंटरेस्ट मिलता है कैश टू इंटरेस्ट, ऐसे कैश टू सब्सक्रिप्शन, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ पहले, बैंक टू सब्सक्रिप्शन कितना मिले 45। दूसरी एंट्री यहाँ पे आ गई। अर्न अभी कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव भी वही है, अर्न भी वही है। ये चेंजेस कब आएंगे? जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें आएंगी आगे। ठीक है, अभी मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया है, ज्यादा कुछ नहीं डाला इसमें। अभी रिसीव और वो सेम है, तो इसकी एंट्री है बैंक टू सब्सक्रिप्शन, जो बैंक डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और टू सब्सक्रिप्शन जो इनकम है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना? कर दो, डाल दिया। ठीक है, अच्छा आप सबको मैं बता देता हूँ, जो इम्प्रूवमेंट टेस्ट में सारे बच्चे पास थे, नहीं था, तो ये सैटरडे यही रुकेगा, संडे घर जाएगा। और ये पनिशमेंट बॉयज के लिए तो स्पेशली है, गर्ल्स के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स को मैं कंप्लेंट करूंगा या फिर फीस रिफंड करूंगा। मुझे इंप्रूवमेंट टेस्ट में पास चाहिए सारे बच्चे। एक टेस्ट में नहीं हो रहे, सिर्फ 2-4 बच्चे पास थे हमारे मेन टेस्ट में, और उसके बाद इंप्रूवमेंट टेस्ट में अगर आप पास नहीं होते हो तो कोई फायदा नहीं है। मैं यहीं पे रोकूंगा, बॉयज को तो रोकूंगा, सबके घर में मेरी बात हो चुकी है, यहीं पे सर, यहीं पे रोकूंगा रात को, पक्का घर में नहीं आने दूंगा सैटरडे को स्पेशली। पनिशमेंट है, यहाँ पिटाई होगी, पिटाई करो जरा, और क्या सर उस कमरे में बंद कर देते जो भी है, बट यही रुकूंगा मैं, यहीं पे पढ़ाऊंगा, पूरी रात पढ़ाऊंगा, बट रात को यहीं रुकूंगा। ठीक है, आप यहीं सोओगे फिर सर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सोओगे सर, संडे है। अच्छा ठीक है, तो अभी पहले जो बात कर रहा हूँ मैं, नंबर लेके आने हैं। ठीक है, इतनी प्यार मेहनत करते हैं हम, अब बैक ऑफ क्लास में दे रहे हैं आपको। जो लेट आया उनकी सुबह क्लास हो रही है, जो टेस्ट में पास नहीं हुआ उनकी शाम को एक्स्ट्रा फ्राइडे सैटरडे हो रही है। फ्राइडे को अकाउंट्स की है, सैटरडे को मैथ की है, एक्स्ट्रा टेस्ट भी हो रहे हैं। उसके बाद भी पास नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ है ना।
इतनी मेहनत करने के, अब आपने आज मुझे बोला कि सर इस मैथ में टॉपिक दोबारा करा दो, वो मैं करवा दूंगा। प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, बट टेस्ट पे नंबर लेके आने, ठीक है ना, जो भी समस्या है मुझे बताओ, टेस्ट में नंबर लेके आने, पहले में नहीं आते दूसरे में लेके, कोशिश तो करो पहले में लेकर आओ। वो देखने में कितना बुरा लगता है, 4 बच्चे पास, सारे नीचे वाले रेड 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 रेड। कोशिश करो फर्स्ट टेस्ट में ले आओ तो इंप्रूवमेंट टेस्ट देना ही ना पड़े, है ना। हाँ जी, सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक साथ ही कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी सैलरी रेंट टेलीफोन की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट टू कैश, तो सब इसमें आ जाएगा। जो सैलरी डेबिट हो रहा है खर्चे वो यहाँ पे, और जो टू कैश हो रहा है वो यहाँ पे, ठीक है ना। देखो रिकॉर्डिंग बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय टेलीफोन, 861 टू सैलरी, टू रेंट, टेलीफोन, आठ छः सिंपल डाल दिए सैलरी रेंट टेलीफोन। डबल एंट्री बनाना आपको खुद पता लगेगा कहां पे लिखाएंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश है यहाँ पे आएगा बाय सैलरी, तो डेबिट वाला सैलरी खर्चा है वो खर्चे में आ जाएगा। इस तरीके से रटना नहीं है 11th की तरह के इधर एंट्री नहीं पता क्या होगी, जो भी एंट्री है मैं तो वैसे ये पता है कि यहाँ पे लिखाएंगे, वो काम नहीं करना, एंट्री समझनी है और फिर उसके हिसाब से सोचना है। इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री बताओ, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, सिंपल कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, कितना है आपका 14,000, और यहाँ पे लिखा देंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे अर्न लिख दो, अभी कोई फर्क नहीं है, अभी तो बराबर है, बट फर्क आ सकता था अगर एक्रूड इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट अर्न, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो यहाँ पे हमेशा रिसीव आता है, यहाँ पे हमेशा अर्न आता है, अभी इक्वल है, अभी ऐसा कोई एडजस्टमेंट मैंने आपको दिया नहीं है, परसेंटेज आपको नहीं बताया मैंने, हिडन एडजस्टमेंट होती है, परसेंटेज अगर दिया होता है तो अभी इक्वल है, रिसीव्ड एंड अर्न, एंट्री हुई कैश टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड की एंट्री, इंटरेस्ट पेड की एंट्री, इंटरेस्ट टू बैंक, तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट, कितना 4,000, और इंटरेस्ट खर्चा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट पेड, ये पेड है, चल अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, नहीं भी लिखो तो भी यहाँ पे पेड ही होता है पेमेंट साइड, और यहाँ पे रिसीव नहीं भी लिखो तो भी इस अकाउंट में रिसीव ही होता है, बट स्टिल मैं एक समझाने के लिए कांसेप्ट क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पेड है, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल अकाउंट में कराया था इनकर्ड, जैसे इनकम अर्न होती है एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो पे करा, अभी कुछ पे करना रह गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस करते हैं ना, सैलरी में सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, तो वैसे इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस करेंगे, प्रीपेड माइनस करते हैं, तो सारा प्लस माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं इनकर्ड, अभी सेम है, अभी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नहीं लिखोगे दोनों जगह वैसे लिख दो टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस करने के बाद भी लिख दो, बट समझने में तो आना चाहिए कि ये पेड होता है और कोई वहां पे इनकर्ड आता है, ठीक है। चाहे इसमें कोई लिखना कंपलसरी नहीं है पेड पेड, ये कोई बस समझाने के लिए लिखा हूं मैं, पेड इनकर्ड, क्वेश्चन आपका कितने स्टेप हो गए देखना, पीछे स्टेप्स 4 स्टेप हो गए, 5वां स्टेप क्या है, बंद करना है। अब सबसे पहले किसको बंद करोगे, सबसे पहले यहीं से वर्किंग नोट तुमने पहले ही बंद कर लिया था, हाँ क्लोजिंग कैश टोटल बताओ डेबिट का, 79 और बैलेंस कितना आएगा 60 का बैलेंस आएगा, ये 60 का बैलेंस की भी डबल एंट्री करनी है, बैलेंस आएगा उसकी भी डबल एंट्री करनी है, बैलेंस कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, नोटिंग बाद में करेंगे बच्चों, यहां पे देख लो ये 60 यहां पे जाएगा,
कैश एंड बैंक, इसी के लिए तो बना रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। 60 क्लोजिंग कैश वहां पे जाएगा, और इससे क्या आएगा टोटल करो एक बार, कितना टोटल 59। 59 से सरप्लस निकालो 30, सरप्लस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट यहां पे 30 ऐड हो जाएगा 130 180। देखो टोटल करके देखो, नाइस हो गया ना, फर्स्ट टाइम में टैली हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पर है तो पहली बार में टैली होगा। करो करो सेकंड पे लिखो होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन पे लिखो होमवर्क, सेम ही है लगभग, थोड़ा फिगर से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। तो एक बात हंसना नहीं है, हो गया। थर्ड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन कंपेयर करो, क्या क्या डिफरेंस है, थर्ड और फर्स्ट कंपेयर करो। बैलेंस शीट मतलब स्टार्टिंग वाली एसेट लायबिलिटी इंफॉर्मेशन में एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया, लगभग बाकी सेम ही है सर, और अदर इंफॉर्मेशन में 5 पॉइंट बिल्कुल सेम है या कुछ अलग है? सर परचेज भी और डेप्रिसिएट भी हुआ। कहां परचेज किया? देखो इक्वल है, डेप्रिसिएशन करने के बाद परचेज कहां? नहीं नहीं वो ये समझाना है मुझे। पॉइंट नंबर 5 तो सेम है बिल्कुल, फिगर बाय फिगर। एक्स्ट्रा कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? 6 7 8 9 10 टोटल 12 है, 7 पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसको मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्लास में, क्लास होता है। अभी हाँ पहले मैं 10 मिनट समझाऊंगा इसको, ध्यान से समझना। फॉर्मेट वगैरह सब सिखा दिया मैंने आपको, यही फॉर्मेट है इसका, रटना नहीं है यहाँ करके फॉर्मेट को, डबल एंट्री करनी है, अपने आप फॉर्मेट आ जाएगा। सबसे पहला इसमें जो अलग पॉइंट है, दैट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 50, और पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था, और नीचे दे रखा है डेप्रिसिएशन। तो अभी ये क्या मानोगे, जो क्लोजिंग 50 आपको दे रखा है, ये आफ्टर डेप्शन है बिफोर डेप्शन? बिफोर। पहले तो क्वेश्चन मार्क था, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ओपनिंग वाले पे हमने लगा दिया डेप्रिसिएशन। अभी क्लोजिंग 50,000 दे रखा है, नीचे लिख रखा है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20, तो ये 50 बिफोर डेप्शन है या आफ्टर डेप्शन? अगर आप मानते हो क्लोजिंग वाला 50 बिफोर डेप्शन है, तो मतलब परचेज कोई परचेज नहीं है, जीरो परचेज है, इस पर डेप्शन लगा देंगे। अगर आप मानते हो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन 50 है, तो फिर परचेज निकालना पड़ेगा। क्या लग रहा है? मतलब ये आप आफ्टर डेप्शन है? नहीं ऐसा नहीं है। आप क्योंकि आप याद करो, ट्रायल बैलेंस भी 31 मार्च का होता है, ट्रायल बैलेंस भी 31 मार्च का ही होता है, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रायल बैलेंस 31 मार्च का है तो आपका जो है आफ्टर डेप्शन हो गया। तो ये वही है, ट्रायल बैलेंस की तरह लेके चलो। दिस 50 का फर्नीचर ओपनिंग था, 50 का क्लोजिंग है, ये सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि पूरे साल हमने कुछ परचेज या सेल नहीं किया, बस यही कहना चाह रहा है। डेप्रिसिएशन बाद में लगानी है, और नीचे लैंग्वेज भी पढ़ो, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, करो उसको डेप्रिशिएट। अगर पहले डेप्रिसिएशन लग चुका होता तो लैंग्वेज क्या लिखी होती? डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, या खाली प्रोवाइडेड, लैंग्वेज को पकड़ना। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लग चुका है, हैज बीन प्रोवाइडेड। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मींस करो, करना है, हुआ नहीं। लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी आपको साथ साथ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी ये पहले क्वेश्चन था वैसे ही सिंपल ऐसे ही माइनस करना डेप्रिसिएशन टाइम का, कोई सेल परचेज नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं, 5 पॉइंट तो है, आगे चलो 6 पॉइंट से है। स्टेशनरी परचेज की एंट्री क्या होती है? स्टेशनरी जो कैश और कोई स्टॉक तो दे नहीं रखा कि कंज्यूम निकालना है, सिंपल जैसे खर्चा होता है वैसे स्टेशनरी टू कैश खर्चा मान लेंगे, और रिसीव पेमेंट में स्टॉक दिया होता है तभी तो कंज्यूम निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सिंपल स्टेशनरी टू कैश, और स्टेशनरी खर्चा है, इनकम है एक्सपेंडिचर। ये भी पता होना चाहिए क्या एसेट है क्या एक्सपेंस है। स्टेशनरी इज एक्सपेंस,
एसेट वन बना देना स्टेशनरी का, ठीक है। एंट्रेंस फीस 10,000, एडमिशन फीस, अब यहाँ देखना पड़ेगा। 10,000 क्वेश्चन हो गया साइलेंट, क्या करोगे? क्योंकि सर 1000 नहीं नहीं 1000 में तो है, एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसिप्ट मानोगे रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो, ठीक है। चलो एक बार इसका आंसर भी देख लेना, रेवेन्यू मान लेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, ठीक है। चलो डोनेशन रिसिप्ट, बैलेंस शीट में मैच हो जाएगी पेपर में। बैलेंस शीट में चलेगी, डबल एंट्री होगी। अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं है, 10,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इस क्वेश्चन में। रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन कितने का है? सब्सक्रिप्शन कितने का है? 45,000 रुपये कंपेरेटिव ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा था। अब इसका आंसर रेवेन्यू मान के डाल सकते तो डाल देना। आगे पेपर में फिगर्स बहुत ज्यादा अंतर है, करोड़ों में फिगर्स हैं, और 10-20 हजार की सब आपका जो है एंट्रेंस फीस है तो रेवेन्यू मानना है, और लाखों में एंट्रेंस फीस है, ज्यादा है लाखों रुपए में 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख, तो उसको कैपिटल से मानना है। अभी आप इसको रेवेन्यू मान लो, साइलेंट हो गया क्वेश्चन। आगे चलो, डोनेशन रिसीव में क्या करेंगे? ये सिर्फ एंट्रेंस में कंफ्यूजन होता है और किसी में नहीं है। डोनेशन में क्या करोगे? इनकम, देखो ये सारी चीजें कैश में तो आएंगी। एंट्रेंस मिला कैश टू एंट्रेंस फी, डोनेशन डबल एंट्री की बात, जर्नल एंट्री की बात करेंगे, कैश में तो आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैश के बाद कहां जाएगा वो है कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, बैलेंस में डालेंगे। तो कैश टू एंट्रेंस फीस, कैश टू डोनेशन, कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट, कैश में तो आएगा जो पैसे आ रहे। उसके बाद एंट्रेंस फीस रेवेन्यू मान लेंगे हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर में। डोनेशन रिसीव हुआ है, कोई पर्पस नहीं है स्पेसिफिक, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। कहां डाल देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गवर्नमेंट ग्रांट के आगे भी कुछ नहीं है, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टू कैश, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट इनकम हो गई, कैश इसकी एंट्री बताना सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट की। कैश अकाउंट टू नहीं, कैश अकाउंट टू पूरा लिखना है, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, पूरा अकाउंट का नाम यही होगा, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। गवर्नमेंट ग्रांट उसमें नहीं आएगा बैलेंस शीट में, पर्पस नहीं है ना, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर टूर्नामेंट, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग, कोई पर्पस नहीं है। डोनेशन लेगेसीज गवर्नमेंट ग्रांट, इनका स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट है, इनकम में लेना है। इसका एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी करते हैं काफी जगह, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट में से टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस करके नेट 5,000 आप दिखा सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर में, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। टूर्नामेंट टिकट भी का 15 में, खर्चे कितने हो गए देखो टूर्नामेंट के 10,000, तो अगर दोनों को आप नेट कर सकते हो, नेट रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, यहां पे बाय नेट रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 15 माइनस 10 5, ऐसे भी दिखा सकते हो नेट रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, सेपरेट सेपरेट दिखा दो। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 15 यहाँ पे, टूर्नामेंट एक्सपेंस 10 यहाँ पे, तो भी चलेगा, ठीक है। काफी जगह बुक्स में ऐसे नेट करके भी दिखा दो, तो लिंक हो गए ना आपस से, लाइक कमीशन माइनस बेड डेट्स करवाए थे मैंने कंसर्न नेट कमीशन, उससे लिंक था ना, कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा था जस्ट बिकॉज के कमीशन एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा था, टू कवर द रिस्क ऑफ बेड डेट्स करवाया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे नेट कर सकते हैं, नहीं तो चल जाएगा, प्रॉफिट वही आएगा। लास्ट में अपकीप ऑफ लोन, क्या एंट्री होती है अपकीप ऑफ लोन की? अपकीप ऑफ लोन अकाउंट डेबिट, हमारा खर्चा है तो डेबिट टू कैश, ये क्या हुआ? अपकीप ऑफ लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा खर्चा है डेबिट टू कैश, अपकीप ऑफ लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कर दो फटाफट से स्टेप्स लगा के, जल्दी जल्दी कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 होमवर्क लिखो। होमवर्क में यहाँ 3 क्वेश्चन है, सेकंड 4 एंड 6।
होमवर्क में 3 क्वेश्चन है। मतलब ये कौन सा है? आपको अगर याद होगा 3 चैप्टर मैंने बताए थे मॉड्यूल से नहीं करने हैं, याद है बच्चों? ये भी नहीं करना। 3 चैप्टर मैंने बोला था मॉड्यूल से नहीं करने, मेरे नोट सफिशिएंट है। फर्स्ट इज एवरेज ड्यू डेट, सेकंड इज अकाउंट करंट एंड थर्ड ये चैप्टर है आपका। ये नहीं सर एक बात बताओ। मॉड्यूल से नहीं करना, पहले ये चैप्टर सी इंटर में होते थे, तो इंटर में कौन सी एंट्री? अपकीप ऑफ लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में आ जाएगा बाय अपकीप ऑफ लोन, और अपकीप ऑफ लोन खर्चा जो है वो यहाँ पे आ सर जाएगा, पेमेंट ऑफ देके रख दो। वो भी आएगा आगे जब कह रहे हो, वो भी आएगा अभी स्टार्टिंग वाले वो भी आएगा। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है, कभी कभी रिसीव पेमेंट दे रखा है, हर तरह क्वेश्चन करेंगे। ये तीनों नोट्स, तीनों जो चैप्टर है ना पहले इंटर में थे तो बहुत डिटेल में नोट्स बने हुए इंटर के, इंटर में मॉड्यूल नहीं करना पड़ता बच्चों को ज्यादा, तो वहां से फाउंडेशन में कन्वर्ट हो गए तो मैंने फिर क्वेश्चन चेंज नहीं करे, तो इसलिए इसमें बहुत डिटेल में, इससे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन देखने को इसमें बहुत है, 28 क्वेश्चन बहुत है। मॉड्यूल भी देखोगे आप लगभग सारे पॉइंट्स कवर मिलेंगे। इतने ही होते हैं उसमें प्रैक्टिकल 28 भी कहाँ होते हैं, 10 में वो 10-12 में चैप्टर खत्म कर देते हैं, इतने काफी है। आज 3 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने, अभी क्लास वर्क में चेक करूंगा सबका। फिफ्थ भी कराऊंगा अभी। हाँ 5th में कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा या फिर क्या बन दूंगा, सेकंड 4 एंड 6 लिख लो। थर्ड में भी चेक करूंगा सबका। जल्दी छुट्टी चाहिए, थर्ड क्वेश्चन कर लो फटाफट से, छुट्टी कर देंगे पक्का। नहीं कराऊंगा, पक्का नहीं कराऊंगा। क्या कह रही है? क्या आप आगे करा